ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो आप लोगों का लेक्चर है वो आप लोगों का मैं आज लूँगा हिंदी का लेक्चर। ठीक है, दो लेक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए थे यूट्यूब के ऊपर। और ये जो आप लोगों का पूरा सिलेबस है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं आप लोगों को क्या क्या करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कहीं पे हिंदी कम आएगी और कहीं पे आएगी ज़्यादा। तो हिंदी में आप लोगों को ऑल ओवर करवा दूंगा। इसके आई होप 25 लेक्चर आप लोगों के बनेंगे। जो आप लोगों की एक कंप्लीट ग्रामर होती है हिंदी में, वो कम से कम भी 20 से 25 क्लासेस आप लोगों की रहेंगी। तो जिस दिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आज आप लोगों की लास्ट क्लास है, उस दिन आप लोग मुझे ये बता देना कि कोई टॉपिक आप लोगों का अगर छूट गया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार बता देना। बाकी आप लोगों का जो बैच है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप लोग जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको फिल कर दीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम फिल करने का मतलब आप लोग क्लर्क लेवल से लेकर एचएएस के लेवल तक एग्ज़ाम फिल कर देना। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस होगा मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। और जो सिलेबस होगा आप लोगों का वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा इस बार मैं ये भी बता देता हूँ। एक बार प्लीज़ ध्यान से देख लेना इसको। पहले तो आप लोगों को सारे वीडियो लेक्चर रहेंगे और ये वीडियो लेक्चर जितने भी होंगे सारे लाइव होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे एमसीक्यूज। हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में मिलेगी डिटेल सॉल्यूशन। उसका डिटेल सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी बुक खोलनी ना पड़े जब भी कोई डाउट आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए तो मैं मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होंगे वो इससे अलग होंगे। जो मैं एमसीक्यूज प्लस डिटेल सॉल्यूशन दूंगा थोड़े बहुत अलग होंगे, क्योंकि वैसे मैंने कोशिश की है सारे ही टॉपिक वाइज इसमें डिटेल करने की। ठीक है, आधे टाइप हो रहे हैं और हो चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी होंगे हर एक टॉपिक के नोट्स दे दूंगा। नोट्स के ऊपर इसलिए नहीं मैं दे रहा था पहले, क्योंकि नोट्स के ऊपर एक्चुअली नोट्स सारे मेरे हैं, बट उस नोट्स के ऊपर किसी और चैनल का नाम था जहाँ पे मैं पहले था। तो अब मैंने उसको हटा दिया है सब कुछ, तो आप लोगों को ये भी प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जब तक मेरे पास पढ़ रहे हो आप लोग। ये आप लोगों की मर्जी है, वैसे मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए मना ही करूँगा कि आप लोग प्लीज़ फॉलो मत करना किसी भी चीज़ को। ओके, आप लोगों को जितना मैं पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा, इतना ना तो कोई यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला है, ना ही कहीं पे कोचिंग में प्रोवाइड करवाने वाला है। अदरवाइज आप लोगों ने जीओआईटी का रिजल्ट देख लिया था। जिन जिन स्टूडेंट को मैंने कहा था कि ये वीडियो फॉलो कर लीजिए, उनके मार्क्स 60+, 55+ बने हैं। और जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर और फेसबुक या जो जो पेजेस वगैरह आप लोग फॉलो करते हैं उनके पीछे पड़े रहे, उनका रिजल्ट क्या है वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज का प्लीज खास ध्यान रखिए, ना तो किसी के नोट्स फॉलो कीजिए ना किसी का ध्यान रखना। जो मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग प्लीज यूट्यूब के ऊपर किसी को फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट जब तक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 2 या 3 महीने तक, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए इन चीज़ों से बचने की। जितना मैं दूंगा उस चीज़ को अच्छे से कर लोगे, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। इसी कारण मैं आप लोगों को इस बार एमसीक्यूज प्लस डिटेल सॉल्यूशन साथ साथ ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ का एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हो सकते हैं कि जुलाई में हो जाएं कुछ एक एग्ज़ाम, एक इकोनॉमिक्स, एक जियोग्राफी और एक आप लोगों की इंडियन पॉलिटी। फिलहाल मैं आप लोगों को इनको दूंगा आप लोगों को रिकॉर्डेड। ठीक है, जैसे ही हिस्ट्री और आप लोगों की हिंदी खत्म हो जाएगी, ये सारे तीनों टॉपिक आप लोगों के लाइव चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्यों मैं दूंगा रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 या 3 दिन के बाद जीएस जो आप लोगों का होगा, इसके एमसीक्यूज की डिटेल सॉल्यूशन दूंगा वीडियोस के साथ। मतलब आप लोगों के साथ हो सकता है आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक को जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके डिटेल सॉल्यूशन में साथ साथ वहाँ पे दूंगा। इस चीज़ को देख लेना। बट मेरा मेन फोकस इसमें एचएएस और आरएफओ वालों का रहेगा। आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार और एलाइड वालों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग एचपी ट्रिपल एसवी में है तब भी आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते रहना, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। एचपी ट्रिपल एसवी के पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, जितने भी होंगे अभी तक हुए हैं, कोई 30-40 पेपर हैं मेरे पास, उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को। तो ये भी चीज़ का आप लोगों ने साथ साथ ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ एक आप लोगों का हिंदी का टॉपिक होगा। हिंदी की मैं आप लोगों को कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा।
ना ही इसके कोई आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा सारी एक एमसीक्यूज की तरह रहेगी और बेस्ट रहेगी, यहीं पे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है अभी तक जितना भी है। बाकी कोई भी डाउट आप लोगों को आता है, जितना भी आप लोग पढ़ोगे, प्लीज़ मुझे मैसेज करते रहना व्हाट्सएप के ऊपर, हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। दो टॉपिक आप लोगों को मैंने बता दिए थे, जिसमें मैंने हिंदी का सामान्य परिचय आप लोगों को बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी भाषा जो आप लोगों की है उसका विकास किस तरह हुआ। जो लास्ट टॉपिक आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा व्याकरण। यहीं से आप लोगों की पूरी व्याकरण जो है वही हिंदी भाषा का मेन सार रहता है, इस चीज को आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो व्याकरण क्या है आप लोगों की, आप लोगों की जो पूरी ग्रामर पढ़ती है, ग्रामर आप लोगों की बनती है वो यहीं से बनती है। तीन चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी व्याकरण में। एक होता है आप लोगों का वर्ण विचार, नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी इसी की, तो देख लेना उसको भी, बट आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना जितना भी मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, शब्द विचार और आप लोगों के वाक्य विचार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, जो भी एमसीक्यूज नोट्स दूँ या कुछ भी दूँ, वो प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिए। करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, 2 या 3 तो आप लोग अपने लिए ही कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं अगर आपने किसी के साथ शेयर करना है जो भी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होंगे जिन्हों के पास जो फीस पे नहीं कर सकते उनको मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दूंगा उनके लायक। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो आप लोगों की पूरी हिंदी है, जिसे आप लोग ग्रामर हिंदी आप लोगों की है, ये कितने हिस्सों में बटी है, आप लोगों की 3 भागों में बंटी है। एक वर्ण विचार, शब्द विचार और आप लोगों का वाक्य विचार। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने इन तीनों को पढ़ने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों का कि व्याकरण क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से आप लोगों का निकल के आ जाता है कि आप लोगों का जो व्याकरण है वो क्या है, ये पता होनी चाहिए आप लोगों की। व्याकरण होती है, मैं लिख देता हूं इसको, और अगर आप लोग एलाइड वगैरह या एसआई का मेंस की तैयारी कर रहे हो, एचएएस और नायब तहसीलदार, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे हिंदी के। तो जो आप लोगों की व्याकरण होती है, व्याकरण कहलाती है आप लोगों की भाषा का शुद्ध प्रयोग, भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन भी कह सकते हैं आप इसको, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, का ज्ञान प्रदान करने वाली जो पुस्तक होती है आप लोगों की, ये व्याकरण कहलाती है। ठीक है, आप लोगों का जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण आप लोगों की होती है भाषा का शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करने वाली जो पुस्तक होती है वो व्याकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो भाषा या आप लोगों की जो व्याकरण होती है, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आप लोगों को डायरेक्ट, इसके अंग कितने हैं। अंग हमेशा याद रखना, भाषा और जो आप लोगों की व्याकरण होती है इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग आप लोगों के रहेंगे, वो 3 अंग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना वर्ण, दूसरा आप लोगों ने याद रखना है शब्द, और तीसरा आप लोगों का रहेगा वाक्य। ये आप लोगों के भाषा, आप लोगों के व्याकरण, इसके कितने अंग हैं, 3। तो समझ आ गया आप लोगों को, वर्ण, शब्द और आप लोगों का वाक्य। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं। आप लोगों ने बता दिया कि 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और आप लोगों का वाक्य। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शब्द होते हैं आप लोगों के, इनका सार्थक योग से क्या चीज बनती है। तो हमेशा याद रखना, जो वाक्य होता है वो शब्द के
सार्थक योग से बनता है। ठीक है, वाक्य आप लोगों का शब्दों के सार्थक योग से बनता है वाक्य, और जो शब्द होता है वो किससे बनता है, वर्णों के सार्थक योग से। ठीक है, तो यहां से आप लोग लिख लीजिए, वाक्य की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग कि वाक्य आप लोगों का क्या होता है। वाक्य में सिंपल सी बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो शब्दों का सार्थक योग होता है वो कहलाता है वाक्य। इसी तरह शब्द कैसे बनता है, तो शब्द आप लोगों का बनेगा वर्णों का सार्थक योग। ओके, तो सिंपल सी बात, सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ आप लोगों का वाक्य। वाक्य से छोटा क्या होता है, शब्द, और शब्द से छोटा आप लोगों का वर्ण। ठीक है, यहां लिख लीजिए वर्ण। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई कि मैंने क्या कहा है अभी तक? कोई डाउट है इसमें बच्चे, बता दीजिए। आप लोगों को पता लग गया यहाँ तक जो मैंने करवाया है? कोई डाउट तो नहीं है किसी का? कोई डाउट आएगा तो प्लीज साथ साथ मुझे बताते रहना। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को कि जो मैंने कहा कि जो आप लोगों का भाषा या व्याकरण होते हैं इसके तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्दों का सार्थक योग आप लोगों का वाक्य बनाता है और वर्णों का सार्थक योग आप लोगों का शब्द बनाता है। ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है, इतनी सी। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ण विचार। अब हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, तो वर्ण के बारे में पढ़ना है, उससे पहले आप लोग ये चीज समझिए। आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार आप लोगों का क्या होता है? तो वर्ण भी आप लोगों का वही है कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान। प्रयोग, हाँ ऐसे लिखो, वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण, प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक वर्ण विचार कहलाती है। ठीक है, अब ये चीज तो समझ आ गई कि वर्णों का शुद्ध लेखन करना है हमने, उच्चारण करना है या प्रयोग करना है, इसका जो ज्ञान प्रदान करेगा हमें वो हमें वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, तो उस चीज से पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो हमारा वर्ण है, वर्ण क्या होता है आप लोगों का। तो वर्ण किससे बनता है, यहां से आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों का कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो प्लीज लिख लेना आप लोगों ने कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण किससे बनता है, ये अपने आप में ही एक टॉपिक है। वर्ण बनता है आप लोगों की ध्वनि से। वर्ण किससे बनता है, ध्वनि से। अब यहां से एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि आप लोगों की ध्वनि क्या है। ठीक है, अब ध्वनि के बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो जिससे वर्ण बन रहा है पहले हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी ध्वनि क्या होती है। अब यहाँ से आप लोगों के सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को सारे पूछे जाएंगे एग्जाम से। तो ध्वनि के बारे में पढ़िए पहले। तो ध्वनि की डेफिनेशन लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई।
मौखिक का मतलब होता है जो मुंह से बोला जा रहा होता है। ठीक है, तो मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है आप लोगों की? आप लोगों ने आंसर दे दिया, वो ध्वनि कहलाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को सीधा यहां से पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूं अ, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से मान लीजिए ये कहा अ, ठीक है, तो ये क्या है, मैंने लिखा नहीं है बट आप लोगों को कह के बताया कि मैंने कहा अ, तो ये एक तरह की ध्वनि है। ठीक है, और ये रूप कौन सा है आप लोगों का? जब मैंने सिर्फ इसको कह के बताया आप लोगों को, तब ये मौखिक रूप होगा। पर जैसे ही मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो मैंने ए कहा है आप लोगों से, इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, तो ये क्या हो गई आप लोगों की? तो ये आप लोगों का ध्वनि का लिखित रूप हो गया। अब यहां से भी एक डेफिनेशन निकल के आएगी आप लोगों की, ये हो गया ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, अब यहां से सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का बना है वो आप लोगों ने समझ लीजिए वो क्या बना है। आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप लोगों ने बता दिया वो ध्वनि कहलाती है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बन के आएगा? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से बन के आएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो मौखिक इकाई आप लोगों की ध्वनि हो गई। लिखित इकाई क्या होती है? जब हम इसको लिख देते हैं तो ये वर्ण में आ जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाती है आप लोगों की वर्ण। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन के आ गया है। अब यहां से आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है, मैं आप लोगों को यहां से एक डेफिनेशन क्रिएट कर देता हूं। तो वर्ण के बारे में, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। आप लोगों की डेफिनेशन होगी कंप्लीट। ये जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को वर्ण की डेफिनेशन बता रहा हूं, तो ये आप लोगों को समझ आ गई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ये आप लोगों को समझ आ गया जो मैंने कहा? प्लीज जल्दी से बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहां से क्या क्रिएट हो गया? पहला क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? आप लोगों ने बता दिया वो ध्वनि है। और दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वो आप लोगों की वर्ण आ गई। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोगों को अगर पीछे की बातें याद होंगी तो आप लोग इसका आंसर सही से दे दोगे। यहाँ पे सबसे क्वेश्चन बन के आएगा, ये पूरा लिख रहा हूं मैं, ये ऐसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग किसे कहते हैं? आप लोगों को मैं ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज ऑप्शन दिखिए, फिर मुझे आंसर देना आप लोगों ने। पहला ऑप्शन है आप लोगों का ध्वनि। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने वर्ण। तीसरा ऑप्शन है ये दोनों। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर बताना जल्दी टाइप करके क्या होगा आप लोगों का। ओके, बाकी भी दीजिए। ओके जी, प्लीज सारे देना आंसर। ओके, अब यहाँ से एक चीज देखना, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से क्या कहा था? आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अलर्ट। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो क्या होती है? वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो क्या होती है? वो वर्ण होता है।
यहाँ पे ये बता दीजिए, कहीं पे लिखा है मौखिक या लिखित, दोनों में कहीं पे लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का हमेशा आंसर होगा वर्ण। अब ये वर्ण क्यों होगा, आप लोगों ने पीछे अगर ध्यान से सुनी होगी मेरी बात, जब मैंने आप लोगों को कुछ लिखाया था यहाँ पे, ये समझिए भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, सबसे बड़ा अंग वाक्य शब्द, और सबसे छोटा अंग क्या था, वर्ण। समझ आया कुछ आप लोगों को? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जब बात हो रही होगी मौखिक की, तब आप लोगों ने याद रखना है आंसर ध्वनि, और जब होगी बात लिखित की तब वर्ण, और जब आपसे सीधा लिख दिया क्वेश्चन कि सबसे छोटी इकाई बता दो कौन सी होगी, या सबसे छोटा अंग कौन सा होगा, तो वहां पे ध्वनि नहीं होगी, वहां पे आप लोगों का वर्ण होगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाषा और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, और 3 अंग कौन कौन से हैं, एक वर्ण है, एक शब्द है, और तीसरा है आप लोगों का वाक्य, ठीक है। शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है और वर्णों के संयोग से शब्द बनता है, ठीक है। इसलिए वर्ण आप लोगों का सबसे छोटा हुआ, जो बनता है आप लोगों का किससे, ध्वनि से। ये चीज आप लोगों की क्लियर होगी, गलत तो नहीं होगी अब एग्जाम में? तो प्लीज इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबको समझ आ गया? किसी ने पूछना है तो प्लीज बता दीजिए। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी, क्या क्या बताई थी? तो एक मैंने बताया था आप लोगों को 3 अंक क्या बताए, एक वर्ण, इसको मैं बता देता हूँ और क्लियर कर लेना इसको। वर्ण होगा आप लोगों का एक एक तो शब्द बताया मैंने आप लोगों को, और तीसरा मैंने आप लोगों को वाक्य बताया था। भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई क्या है, वो वर्ण होगी, और सबसे बड़ा वाक्य होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना इसके आगे, छोटा अंग या लघु अंग या इकाई जो भी होगी आप लोगों की, ठीक है। लिखित और मौखिक में ध्यान रखना, तब आंसर चेंज हो जाएगा, ओके। शब्द आप लोगों का क्या होता है, शब्द से हमेशा हमारा क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, ये भी समझाता हूं आगे देखना, समझ आ जाएगा। और वाक्य आप लोगों के क्या होंगे, वाक्य हमेशा हमें किसी ना किसी चीज का भाव या भाव अर्थ बताते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों को, तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चनों का आंसर देते रहना जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, और यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि भाषा का या भाषा की अर्थ के आधार पर, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा यहाँ से। सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा। नहीं, वर्ण नहीं होगी बच्चे, शब्द होती है। अर्थ के आधार पर, यहाँ पे शब्द लिखा है और शब्द से क्या निकलता है, आप लोगों का अर्थ निकलता है, इसलिए मैंने सामने लिख दिया। ये लिख लेना आप लोगों ने कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो आप लोगों की होगी वो शब्द होगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद आप लोगों से अगर पूछा जाए कि भाषा का या भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयां होती हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयां होती हैं, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। देखो, ये तो वर्ण आप लोगों का जो हुआ वो छोटा अंग और इकाई है, तो हमेशा जब भी बात अर्थ की आएगी तो अर्थ आप लोगों के यहाँ दो से ही निकलेंगे, एक शब्द से निकलेंगे और एक वाक्य से निकलेंगे। शब्द से अर्थ निकलेगा और वाक्य से आप लोगों के क्या निकल रहे होंगे, भाव या भावार्थ निकलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि भाषा की अर्थ के आधार पर 2 इकाइयां होती हैं, और 2 इकाइयां कौन कौन सी होंगी आप लोगों की, तो 2 इकाइयां आप लोगों की होंगी, एक तो हो जाएगा शब्द और दूसरा आप लोगों का वाक्य। तो भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आप लोगों की कौन सी होती है, शब्द होती है, ठीक है। और सबसे छोटा भी आप लोगों ने याद रखना है, छोटी इकाई भी समझ लीजिए, छोटा अंक समझ लीजिए, वो हमेशा आप लोगों की यही रहेंगी, शब्द रहेगा इसमें, ओके।
तो इसके अलावा अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, कि भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाव या भावार्थ के आधार पर हमें एक ही चीज का पता है, हमने वाक्य के बारे में सुना है, तो आप लोगों को पता है कि वाक्य से ही आप लोगों का भाव निकलता है या भावार्थ निकलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आप लोगों से यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि हिंदी भाषा में या भाषा में भाव या भाव अर्थ के आधार पर कितने अंग या इकाई होती है। ठीक है, अंग या इकाई पूछ लीजिए आप लोगों से, तो याद रखना आप लोगों ने कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि वाक्य के बाद आप लोगों का कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे ये चीज, ठीक है। भाषा की अर्थ के आधार पर दो इकाइयां हैं, एक शब्द और एक वाक्य, और छोटी इकाई वाक्य होगी, बड़ी आपकी छोटी इकाई शब्द होगी और बड़ी वाक्य। और भाव और भावार्थ के आधार पर छोटी इकाई वाक्य है, और हिंदी भाषा में भावार्थ के आधार पर कितनी इकाइयां होती हैं, एक ही होती है, वो आप लोगों की वाक्य होती है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया ये पूरा टॉपिक? कोई डाउट है इसमें प्लीज जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो आप लोगों ने जब 6 to 10 के बीच आप लोगों ने मुहावरे और लोकांतियां पढ़ी होंगी, तो ये चीज आप लोगों को पता होता है कि लोकोक्ति जो आप लोगों की होती है वो क्या होती है, लोगों का कथन होता है। ठीक है, यहां से एक बार पूछा गया था क्वेश्चन एचएस वालों के लिए। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन यहीं यहीं से निकल के आते हैं, जो आप लोग गलत किए होंगे, आप लोगों ने अगर किए होंगे तो प्लीज एक क्वेश्चन याद रखना। आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आप लोगों की एक लोकोक्ति होती है या लोकांक्ति कुछ होती है आप लोगों की, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, जो आप लोगों की लोकांक्तियां होती हैं और एक होते हैं आप लोगों के मुहावरे, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मुहावरे और लोकाक्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने दो वर्ड याद रखने हैं, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी याद नहीं रखना है। जो लोकाक्तियां होती हैं आप लोगों की, इसमें वाक्य को, मतलब लोकाक्तियां जो आप लोगों की होती हैं वो वाक्य होता है, और मुहावरे आप लोगों के वाक्यांश होते हैं। बस इस बात का ही आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इसमें कुछ नहीं होगा अलग। वाक्य और वाक्यांश जो आप लोगों के होते हैं, वहां पे लोकाक्तियां और मुहावरे जो आप लोगों के होते हैं, जो लोकाक्तियां होती हैं ये किसी के वाक्य को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, और मुहावरे आप लोगों के वाक्यांश को प्रवर्तित करते हैं। तो प्लीज ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का पूछा गया था, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इसको कभी गलत मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ण आप लोगों का जो था वो यहीं तक है। इसके बाद जो आप लोगों को आएगा वो वर्ण के प्रकार आएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी आप लोगों का बनता जाएगा। और एक चीज और जान लीजिए, भाषा का सबसे बड़ा अंग याद रखना आप लोगों ने, छोटा तो ये हो गया इकाई या अंग, और बड़ा कौन सा होगा, बड़ा आप लोगों का ये होगा, छोटा ये होगा। ठीक है, वाक्य सबसे बड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखिए। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के जो प्रकार आप लोगों के होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आप लोगों को। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक हम जानते हैं स्वर, और एक जानते हैं हम व्यंजन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताइए स्वर और व्यंजन में स्वतंत्र कौन होता है और अस्वतंत्र कौन होता है। तो सिंपल सी बात याद रखना, जो स्वर होते हैं आप लोगों के वो स्वतंत्र होते हैं हमेशा, और ये स्वतंत्र नहीं होते तो अस्वतंत्र लिख सकते हैं, और अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होते। तो सिंपल सी बात इसमें ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि स्वतंत्र कैसे होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना कि जब भी हम किसी वर्ण को, उस जब भी हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं, ऐसे नॉर्मल याद रखो, उसके साथ जो भी आप लोगों की हवा या वायु निकलती है, ये प्राण वायु कहलाती है आप लोगों की। एक क्वेश्चन पूछा गया था एलाइड वालों को कि प्राण वायु का उच्चारण किसमें होता है, तो प्राण वायु का उच्चारण स्वर और व्यंजन में भी आप लोगों का होता है।
तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस आवाज के साथ आप लोगों की हवा या वायु निकलती है जो प्राण वायु कहलाती है। तो ये जो आप लोगों की प्राण वायु है ये मुंह से स्वतंत्र रूप से निकलती है, मतलब इसको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों के जो स्वर होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको नॉर्मल सी डेफिनेशन में अगर आप लोगों ने लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, या इस अन्य मतलब उच्चारण करते समय किसी तरह की रुकावट ना हो, स्वतंत्र रूप से हो, और अन्य वर्णों की सहायता आप लोगों को ना लेनी पड़े। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा वर्ड बता देता हूँ, जैसे हम कहते हैं ए। अगर आप लगातार ही ये करते रहेंगे तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की जो वायु होगी मुख से निकल रही उसमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावट भी पैदा नहीं होगी, और ना ही आप लोगों को इसको उच्चारण करते समय किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। ठीक है, और ये जो आप लोगों के व्यंजन होते हैं, व्यंजन आप लोगों के अस्वतंत्र होते हैं। कहने की बात, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे आप लोग क का उच्चारण करो। अगर आप लोग क का उच्चारण करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं बोलूंगा क, लगातार क करता रहूंगा तो लास्ट में एक और वर्ड निकल के आ जाएगा। क करते करते हमारा ये वर्ड बनेगा लास्ट में, बोलने लग पड़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ व्यंजन और स्वर होते हैं जो आप लोगों के स्वतंत्र और अस्वतंत्र रूप से, इनकी छोटी सी डेफिनेशन यही होती है कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किसी तरह के अन्य वर्णों की सहायता आप लोगों को लेनी नहीं पड़ेगी। बट जो व्यंजन होते हैं इसमें ये अस्वतंत्र होते हैं, इनका अगर आप लोग उच्चारण करते हैं तो आप लोगों को अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ेगी। इतनी सी बात आप लोगों की कंप्लीट है। कोई डाउट है किसी बच्चे का? आप लोगों को क्वेश्चन यही बनेगा, वर्ण के प्रकार, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। बस ये जो डिटेल में पढ़ना है वो आप लोगों को मैं आगे पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई स्वर और व्यंजन की? ठीक है, इसके बाद जो वर्ण आप लोगों का होता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ण जो आप लोगों के हैं इसमें एक चीज और याद रखना, अक्षर। यहाँ से क्वेश्चन घुमा देता है। यहाँ से अगर आप लोगों के जो एग्जामिनर हैं, अगर अच्छे लेवल पे एग्जामिनर आप लोगों के हों जो अच्छा पेपर तैयार करें, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पटवारी का जो पेपर था वो टोटल ही कॉपी पेस्ट था, और ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेपर होते हैं 70% आप लोगों के कॉपी पेस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कौन कौन से पेपर आप लोगों के कॉपी पेस्ट होते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अक्षर क्या होता है? अक्षर आप लोगों ने याद रखना है, अक्षर आप लोगों का जिसको हम एक ही श्वास या एक ही सांस में जिसका हम उच्चारण कर सके। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों की जो सांस या श्वास होती है उसमें किसी भी तरह का ना तो उतार हो ना ही चढ़ाव हो। ठीक है, मतलब कहने की बात, अक्षर व ध्वनि होती है या एक समान की ध्वनि होती है जिसका उच्चारण करते समय आप लोगों की जो श्वास होती है उसमें किसी भी तरह का उतार या चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। यहां से एक छोटी सी बात याद रखना, वर्ण जो आप लोगों का होता है उससे क्या जुड़ता है? वर्ण का मैंने बता दिया था आप लोगों को, शब्द रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी छोटी सी, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनना चाहे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो आप लोगों के सभी वर्ण जो आप लोगों के होते हैं, सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं आप लोग। अक्षर
कहा जा सकता है, लेकिन सभी अक्षरों को कभी वर्ण नहीं कहते। जो सभी अक्षर होते हैं इनको कभी वर्ण नहीं कहा जाता। कुछ एक होते हैं जिनको कहा जाता है और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक सिंपल सी बात याद रखना कि जो आप लोगों के अक्षर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें शब्द शामिल होते हैं। अगर आप लोगों ने पीजीटी लेवल पे हिंदी का पेपर दिया हो किसी ने, या आप लोगों ने कोलस कैडर का एग्जाम दिया हो हिंदी में, या आप लोगों ने जो टीजीटी होता है ना हिंदी लैंग्वेज टीचर, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, वहाँ पे ये चीज़ समझने वाली होती है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड फॉर्म में होता है, इसलिए हमेशा याद रखना कभी क्वेश्चन ना आ जाए। आप लोगों को वैसे पूछा नहीं जाता कि सभी वर्णों को क्या कहा जाता है, अक्षर, बट सभी अक्षरों को कभी भी वर्ण नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जो अक्षर होते हैं उनमें आप लोगों के क्या होते हैं, शब्द शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा राम, जैसे ऐसे आप लोग समझ लीजिए, नाम भी कह सकते हैं, आम, काम। ठीक है, ये सब ध्वनियां हैं आप लोगों की एक तरह की। ठीक है, तो ये सब ध्वनियां हैं आप लोगों की, और ये अक्षर ध्वनियां कहलाती हैं। एक ही तरह से आप लोग इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। अगर आप राम का उच्चारण कर रहे हो लगातार राम, तो आप लोगों ने देखा होगा एक ही तरह की इसमें अक्षर ध्वनियां चल रही हैं। इनमें किसी भी तरह का आप लोगों का कोई भी तोड़ पैदा नहीं हो रहा, मतलब इनमें कोई भी टूट नहीं हो रहा है। और ना ही आप लोगों की जो वाणी होती है, ना इनमें कोई उतार या चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इसको ध्यान रखना। कभी आ जाए एग्जाम में तो प्लीज़ इसको रेड कलर से हाईलाइट कर लेना अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की वर्ण की होगी। वर्ण अक्षर भी पता लग गया आप लोगों को, अक्षर क्या होते हैं। अक्षर आप लोगों को पता है, अक्षर आप लोगों के एक ही श्वास में उच्चारित किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करने के लिए हमारी जो श्वास या आप लोगों की जो सांस होती है उसमें किसी भी तरह का कोई भी उतार या चढ़ाव नहीं देखा जाता। क्योंकि सभी वर्ण जो आप लोगों के हैं वो अक्षर कहला सकते हैं, बट कभी भी सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें शब्द शामिल होते हैं। तो इतनी डिटेल में आप लोगों को पूछेंगे कि नहीं कि कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल बताइए, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का हम स्टार्ट करेंगे वर्ण के प्रकार पढ़ना। वर्ण के प्रकार आप लोगों के क्या क्या होते हैं, एक तो हो जाएगा आप लोगों का स्वर, और एक आप लोगों का व्यंजन हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए। ओके, हम पढ़ेंगे अब स्वर के बारे में, कि स्वर आप लोगों के क्या होते हैं। स्वर आप लोगों के क्या होते हैं, जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, या अन्य वर्ण आप लोगों के होंगे, इनकी हम सहायता नहीं लेते। अन्य वर्णों की सहायता के बिना हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को मैं एक और लिंक दूंगा, उसमें आ जाइए प्लीज़।